आज के आपके करंट अफेयर्स 10 फेब 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, जिन्होंने इस साल 2022 में जिन्होंने पेपर देने, खासकर आपका एक इंपॉर्टेंट, इसके जितने भी एस्पेक्ट्स है ना कहीं किसी एस्पेक्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये रिसेंटली काफी सारे आपके करंट अफेयर्स में रह चुका है। ठीक है, और आने वाले कुछ महीनों में भी रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे इसके ऊपर रिसर्च बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर फोकस बढ़ता जा रहा है। तो ये जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूजन ही आ जाए। ठीक है, और भी इससे कुछ जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कैसी चीजों के साथ क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले शुरुआत इसी चीज से करते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है। देखो, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये अपने आप में ऐसे किसी भी रिएक्शन को रेफर करते हैं जहां पे या तो आपके न्यूक्लियस जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, या एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके दो एटम्स बन जाता है। इसी कारण न्यूक्लियर रिएक्शन को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है जहां पे आपके दो चीजें फ्यूज हो रही है। ठीक है, सॉरी, वो फिजन में क्या होता है कि आपका एक जो मॉलिक्यूल है वो दो छोटे एटम्स में ब्रेक डाउन कर जाता है, उसे फिजन कहते हैं। जहां पे एक हम मॉलिक्यूल के ऊपर एनर्जी लगाते हैं कि वो मॉलिक्यूल टूट जाए और दो छोटे एटम्स में बढ़ जाए। अब जब ये टूटेगा, इसके टूटते टाइम यहां से एनर्जी रिलीज होगी और इसी एनर्जी से हम अपनी पावर भी बना सकते हैं। मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं कि अंदर सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते रहो, जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन होते रहेंगे एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। दूसरी साइड पे न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो आपके जो छोटे एटम्स हैं ये दोनों आपस में फ्यूज होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते टाइम पे भी ये एनर्जी रिलीज करते हैं और ये एनर्जी से हम अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें ये सिर्फ इस पावर को टैप करना है, इस हीट को टैप करना है। ठीक है, क्योंकि जुड़ते हुए जो हीट रिलीज होगी, क्योंकि एक रिएक्शन हो रहा है, हीट रिलीज होगी, हम उस हीट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हो। अभी जो प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं ना, वो न्यूक्लियर फिजन से चल रहे हैं। ये रिएक्शन के ऊपर ऑलरेडी हमें काफी समझ है, हम इसे यूज भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी काफी वेल टू डू अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमंस में। इसलिए हमारे ऑलमोस्ट, मतलब सारे के सारे, आज तक फ्यूजन का तो अभी तक कोई भी नहीं बना, सारे 100% जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो फिजन ही है। ठीक है, जहां पे हम यूरेनियम के एटम्स को ब्रेक डाउन करवाते हैं और उसके थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। फ्यूजन रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और जो हमारी अर्थ के पूरी सोर्स ऑफ एनर्जी, अच्छा अर्थ की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? अर्थ को एनर्जी कहां से आती है? अर्थ को एनर्जी लगती है ना, अर्थ के ऊपर देखो जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, चाहे प्लांट्स उग रहे हैं, हवा चल रही है, तूफान आ रहे हैं, बारिश आ रही है, अल्टीमेटली किस एनर्जी से आ रही है? सन। सन ना हो तो टेम्परेचर में फर्क ना आए, टेम्परेचर में फर्क ना आए तो हवा भी ना चले। ठीक है, इवेपोरेशन भी ना हो तो बारिश भी नहीं आएगी। सारे प्रोसेसेस, अर्थ का जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है वो सन है। सन के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं वो आपके फ्यूजन रिएक्शंस है। ठीक है, वहां पे आपके नहीं निधि, थर्मल तो आपके एक तरह से थर्मल एनर्जी का मतलब होता है, देखो थर्मल अपने आप में वर्ड यूज होता है हीट के लिए। थर्मल हम वैसे जो थर्मल पावर प्लांट से रेफर कर देते हैं, ज्यादातर हम जहां पे हीट जनरेट कर रहे हैं वो कोल से जनरेट कर रहे हैं, जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए। पर एक्चुअली थर्मल वर्ड का अपने आप में मतलब सारी हीट एनर्जीज को होता है।
ठीक है, तो ये जो चीज है, सन जो है ये अर्थ का अल्टीमेट सोर्स है। सन के ऊपर होता क्या है, सन के ऊपर जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो मिल मिल के हीलियम बनाते हैं, और इसके थ्रू ये पूरा का पूरा रिएक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये रिएक्शन के टाइम जो सन के ऊपर ब्लास्ट होते हैं बड़े बड़े, उसी के कारण सन आपका पूरा जलता हुआ दिखता है, और यही ब्लास्ट उसकी एनर्जी सोर्स बना हुआ है, और पूरे सोलर सिस्टम को भी यही चला रहा है। देखो अब इन दोनों में, मतलब अगर हमारे पास ऑलरेडी फिजन एनर्जी है, तो हम फ्यूजन के पीछे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसी के ऊपर ही फोकस कर लें। एक तो ये एनर्जी जो है ये ना 100% सेफ नहीं है। होता क्या है, ये बाद में जो इसका वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वो रेडियो एक्टिव होता है। फिजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जो यूरेनियम है, यूरेनियम को तुमने यूज किया, यूज करने के बाद अब जो पीछे वो सारा यूरेनियम का जो वेस्ट रह जाता है ना, वो सारा रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज जो लगातार डिके हो रही है और उसके कोई कांटेक्ट में भी कोई चीज आती है ना, उसे भी डिके करना शुरू कर देती है। देखो एक क्लासिक एग्जांपल है कि लेट्स सपोज ह्यूमंस के कांटेक्ट में आती है आपके, हम एज अ ह्यूमन बिना किसी प्रोटेक्शन के किसी रेडियो एक्टिव चीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हमारे साथ क्या होगा, हम ना कुछ ही टाइम में बीमार महसूस करने लग जाएंगे। कारण क्या है कि हम बीमार क्यों महसूस कर रहे हैं, मैंने छुआ भी नहीं, बस उस रूम में हूं जहां पे वो पड़ा है। हो क्या रहा है, रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है वो लगातार ना रेडिएशन रिलीज कर रहा होता है, और वो ऐसी रेडिएशन होती है, एज अ ह्यूमंस हमारे सेल्स के साथ क्या हो रहा होता है, हमारे सेल्स ना धीरे धीरे जलते जा रहे होते हैं। तो मेरी बॉडी के अंदर अगर हेल्दी सेल्स मरते जा रहे हैं, तो मैं तो अपने आप ही बीमार महसूस करने लग जाऊंगा। तो इस तरीके से लोगों की बीमारी और फिर अल्टीमेटली डेथ आ जाती है। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इसके वेस्ट को कहां फेंक के, क्योंकि कहीं पे भी इन्वायरमेंट में कहीं पे भी फेंकेंगे, इन्वायरमेंट भी तो वहां पे खराब होनी शुरू हो जाएगी सारी की सारी। तो इसके कारण इसे अलग से स्टोरेज यूनिट बनाने पड़ते हैं। और होता क्या है कि देखो, जैसे हर वेस्ट कुछ सालों बाद खत्म हो जाता है, इसका जो वेस्ट है ना, इसके वेस्ट को खत्म होने में 1000 से 1200 साल लगते हैं। तो इसके कारण हमें स्पेशल अंडरग्राउंड चेम्बर्स बनाने पड़ रहे हैं जहां पे ये वेस्ट रखना पड़ रहा है। क्योंकि समुद्र पहले क्या करते थे, कंट्री समुद्र में फेंक देते थे, पर समुद्र में जो फिशेस थी उनकी डिफॉर्मिटी आने लगी, 3 आंख वाली फिशेस आने लगी। ठीक है, ऐसे टॉर्टोइस जिनके हाथ पैर ही नहीं है, क्योंकि उनके सेल्स जब वो एग थे या कुछ भी थे वहां पे डिजेनरेट हो गए, तो डिफॉर्मिटी के साथ ही पैदा होते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से 1000-1200 साल तो बहुत ज्यादा है किसी भी चीज को डिके करने के लिए। इसी कारण हम फ्यूजन एनर्जी को देख रहे हैं। फ्यूजन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होगी जो पूरी तरीके से क्लीन होगी, लो कार्बन प्रोड्यूसिंग होगी, तो ये पोल्यूशन भी नहीं करेगी। तो ये क्लीन एनर्जी भी है, और वैसे मतलब इन सेंस के वेस्ट भी नहीं छोड़ेगी, और आपके पोल्यूशन भी कम करेगी। ठीक है, बस फ्यूजन रिएक्शन की एक प्रॉब्लम है, ये जो रिएक्शन होता है ना, ये हमेशा एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक बारी हाइड्रोजन जलनी शुरू होगी ना, हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, जैसे तुमने जलाना शुरू किया ना, जब तक सारी हाइड्रोजन आसपास जल नहीं जाएगी, हाइड्रोजन जलती रहती है। हाइड्रोजन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खासकर जब तुम फ्यूजन रिएक्शन करके हाइड्रोजन को शुरू करो, हाइड्रोजन एक के बाद एक जलती जाएगी, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी है, ऑक्सीजन भी आग पकड़ लेगी। तो हमारा ऐसा ना हो कि हम अर्थ को ही सन बना दें। तो एक न्यूक्लियर रिएक्शन अगर गलत हुआ फ्यूजन में, सारी की सारी अर्थ खत्म हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। पर सबसे बड़ा एक और बेनिफिट भी जो इसके साथ है, इसकी जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी होता है कि अगर तुम इससे पावर जनरेट करने को आओगे, तो जितना तुम फ्यूल जला रहे हो उसके बदले कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स जैसे हैं, जो कोल है, कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, उनकी एफिशिएंसी 35 to 40% पे होती है। यानी कि जितना तुमने कोयला जलाया है उसमें से एक्चुअली जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें मिलता है वो 35 से 40% एनर्जी दे पाता है, बाकी सारा वेस्ट है। फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो 100% एफिशिएंसी भी क्रॉस करता है।
क्योंकि इसके साथ बाकी गैसेस भी तो जलेंगी। तुम हाइड्रोजन जला रहे हो, ऑक्सीजन भी तो साथ ही जल रही है। तो इस कारण ये अपनी खुद की एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर ह्यूमंस ने ये अचीव कर लिया इसे कंट्रोल करना, हमारे पास दुनिया में अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स मिल जाएगा। जितनी मर्जी बिजली जितनी मर्जी जगहों पे पहुंचाने में, और बहुत ही सस्ते रेट पे पहुंचाने के लिए हमें मिल जाएगी। तो जो एक्चुअली पूरी दुनिया का एक सपना है कि सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर पर्सन को इस चीज का एक्सेस मिले, वो यहीं से शुरुआत होती है अगर ये चीज कामयाब हो जाती है। पर बात क्या है कि अभी इसके कोई बहुत बड़े स्केल पे, अभी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। चाइना भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यूरोप के अंदर भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ठीक है, आज का करंट अफेयर यूरोप को लेके ही है। एक फ्रांस में भी इनका सेंटर है, एक यूके में भी सेंटर है, और एक चाइना में। चाइना अपना अलग भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये जितने भी आपके सेंटर्स हैं, आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया। वो आर्टिफिशियल सन नहीं है, वो फ्यूजन रिएक्शन को लोग आर्टिफिशियल सन कह देते हैं, क्योंकि सन के ऊपर यही तो हो रहा है। तो इस कारण उसे रेफर आर्टिफिशियल सन कर दिया जाता है, पर उसका रेफरेंस इस चीज को ही है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस हैं ये अभी इतनी बड़ी कोई कामयाबी नहीं है, क्योंकि दो प्रॉब्लम्स है फ्यूजन रिएक्शन के साथ अभी हमें। पहली बात तो हमें अभी कंट्रोल नहीं करना आता, जैसे मैंने आपको बताया। इसी कारण हम क्या करते हैं, इसे चलाते हैं कुछ सेकंड या अब मिनट तक हम पहुंच गए हैं कि 1 मिनट तक इसे चला पाते हैं, फिर बंद कर देते हैं। उसके अंदर जितनी रीडिंग्स हैं जो भी है वो लेके अगली स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो अभी एक्सपेरिमेंट्स है, 30 सेकंड चलाया, 30 सेकंड में रीडिंग्स ली, बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर चलाए रखेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, अभी हमें कंट्रोल करना नहीं आता। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि देखो कभी भी ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को शुरू करने के लिए ना एक हमेशा एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है। तुम्हें स्टार्टिंग में तुम्हें एनर्जी देखो, कहीं तो स्पार्क तो देना पड़ेगा ना उसे शुरू करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी शुरू करने के लिए हम जो स्पार्क देते हैं ना, उतनी अभी बिजली प्रोड्यूस भी नहीं हो रही। तो यानी कि हम अपनी तरफ से ज्यादा बिजली दे रहे हैं और उतनी आ नहीं रही, उतनी आउटपुट नहीं है अभी। तो यानी कि अभी हम सिर्फ इनपुट दे जा रहे हैं, आउटपुट हमें उतनी नहीं आती। लेट्स सपोज तुमने इसे स्टार्ट करने के लिए 100 किलोवाट, चलो हमने लिख लिया 100 किलोवाट बिजली दी, प्रोड्यूस होके 60 आ रही है। ठीक है, तो बराबर तो नहीं हुई, बराबर भी नहीं हुई, हमें तो सरप्लस में चाहिए, वही तो सप्लाई कर पाएंगे। तो इस कारण ये जो प्रॉब्लम होती है, इसके कारण अभी फ्यूजन नहीं किया जा रहा। ये दो इश्यूज हैं जिसके कारण फ्यूजन रिएक्शन अभी तक मेन यूजेज में नहीं आए। ठीक है, तो अभी जो आपके जॉइंट यूरोपियन टोरस फैसिलिटी, ये आपके ऑक्सफोर्ड के पास है, सेंट्रल इंग्लैंड में, उन्होंने 59 मेगा जूल्स आपकी एनर्जी से जनरेट की, जो 1997 जो उन्होंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड बनाया था हाईएस्ट एनर्जी उससे निकालने का, उससे ज्यादा है। तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, इसी कारण ये करंट अफेयर बना था। देखो ये कितनी एफिशिएंट एनर्जी होगी। इसका 1 किलोग्राम जो फ्यूजन फ्यूल होगा, 1 केजी बस फ्यूजन फ्यूल होगा, वो आपके 10 मिलियन टाइम ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कोल, ऑयल और गैस। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक साइड पे 1 किलो आपका न्यूक्लियर फ्यूल सेल है और दूसरी साइड पे 1 किलो कोल है, ऑयल है, गैस है, कुछ भी है, ठीक है, 1 किलो ये 10 लाख गुना, 10 मिलियन नहीं, 1 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन आपके ये कोल, इन सारी चीजों से। तो 1-1 किलो से हम कितने लोगों को एनर्जी दे सकते हैं, वो इसका पोटेंशियल। ठीक है, एक जो दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी है वो उसे ITER कहते हैं, ये आपकी जो मैंने आपको बताया फ्रांस में है, ये वो है। इस फैसिलिटी को 7 देश मिलकर चला रहे हैं, जिसमें से एक चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, इंडिया भी है, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, USA। ये सारे देश मिलके अपने साइंटिस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके सारे एक साथ चला रहे हैं। तो ये हमारे, क्योंकि मैनकाइंड के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ये एवोल्यूशन को कैसे लेके आते हैं। तो ये चीज क्लियर है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन बारे भी जो चीजें मैंने आपको जैसे बताई वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है।
नेक्स्ट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। आपके सैटेलाइट लॉन्च है मंडे को, 14 फेब को आपके सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है वो है EOS 04। आपकी इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च कर रही है EOS 04। ये 1170 kg का सैटेलाइट होगा और ये हमारे लिए वेदर कंडीशंस, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, प्लांटेशन में, सॉइल मॉइस्चर में, हाइड्रोलॉजी में और फ्लड मैपिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसी जो ये ना सीरीज है एक इंडिया की EOS, उसकी ये चौथी सैटेलाइट जा रही है। ये ऐसे ही सैटेलाइट्स हैं जहां पे रेडार इमेजिंग होती है। बेसिकली रेडार इमेजिंग में क्या होता है, इनके साथ ना कैमरा नहीं जुड़ा होता, ये अलग अलग रेडार सेंसर्स कैरी करते हैं ताकि फॉरेस्ट कवर को मेजर कर सकें, एग्रीकल्चर कवर को मेजर कर सकें, फ्लड पैटर्न्स को मेजर कर सकें। तो इसे हम इंडिया के बिल्कुल ऊपर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ इसे चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है कि मतलब साथ साथ सारी ये रीडिंग्स हमें देता रहेगा ताकि हम सारी पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकें। जैसे सॉइल मॉइस्चर है, देखो सैटेलाइट्स की टेक्नोलॉजी इस हद तक बढ़ चुकी है कि तुम स्पेस से ये भी मेजर कर सकते हो किस सॉइल में कितना मॉइस्चर है, क्योंकि ग्रोइंग सीजन में वही तो काम आएगा। अगर मुझे किसी एरिया में पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉप्स के उगने जितना मॉइस्चर ही नहीं है, मैं वहां पे किस तरीके से पानी प्रोवाइड करने के लिए या तो लोगों को इनकरेज करूंगा कि तुम इरिगेशन कर लो, या किसी तरीके से वहां पे पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आर्टिफिशियल रेन करवाएं, कुछ भी करवाएं। आने वाली चीजें यही है कि हमें वेदर पैटर्न्स कहीं ना कहीं अपने मुताबिक मॉडिफाई करने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल रेन्स और वो सब कुछ करवा के। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट है इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला जा रहा है, जो एक पोलर ऑर्बिट भी होगा, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, ये सैटेलाइट ना सारा दिन इंडिया के ऊपर नहीं रहेगी। देखो सैटेलाइट दो तरीके से काम करती है, एक होती है सन सिंक्रोनस, दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस। सिंक का मतलब होता है किसके साथ वो लिंक्ड है, किसके मुताबिक वो काम कर रही है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होती है ना, वो होती है कि जो आपकी जैसे सरफेस है, सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, वो वैसे वैसे ही चलती रहती है। तो किसी भी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन टाइम पे तुम उस सैटेलाइट को देखना चाहोगे, तुम्हें वो लगेगा कि सैटेलाइट बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा प्लैनेट चल रहा है वैसे वैसे ही वो सैटेलाइट चल रही है। तो तुम्हें अर्थ पे बैठे हुए तो ऐसे ही लगेगा कि सैटेलाइट हिल ही नहीं रही, पर उसने अर्थ की रोटेशन को बिल्कुल मैच करके रखा हुआ है, क्योंकि वो एक जमीन के ऊपर ही रख रही है। जो आपकी नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं और जो आपकी डिफेंस की सैटेलाइट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि तुम्हारे देश के ऊपर ही फोकस चाहिए, वो वहीं खड़ी रहती है ज्यादातर। पर जो आपकी ऐसे वेदर की सैटेलाइट्स होती हैं, जो स्पाई, जासूसी करने के लिए सैटेलाइट्स होती है ना, उन्हें हम, ये आपकी अर्थ है, उन्हें हम अर्थ के ना पोल टू पोल घुमाते हैं। क्योंकि ये सैटेलाइट क्या करती है, अर्थ अपना घूम रही है, हम इन्हें पोल टू पोल घुमाते हैं। पोल टू पोल में क्या होगा कि जब ये जाएंगी, ये हर जगह के पैटर्न की फोटो क्लिक करती जाती है। मेरे पास एक पूरे दिन में 24 घंटे में सारी दुनिया की तस्वीरें होती हैं। ठीक है, और सेम चीज जब मैं ऐसी कोई वेदर सैटेलाइट्स और ये सब कुछ भी रिलीज कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का गुडविल जेस्चर भी होगा कि मैं और कंट्रीज की भी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, हमारी तो हेल्प हो ही जाएगी, बाकी कंट्रीज की भी हेल्प इस तरीके से हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से अब सन सिंक्रोनस का यही मतलब है, सन सिंक्रोनस में यही होता है कि ये सैटेलाइट जो आपका अर्थ है, ये पोल टू पोल जाएंगी, ये सेम सन टाइम पे आपको रोज दिखेगी। लेट्स सपोज आपको बोला जाए कि रोज 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे ये सैटेलाइट मध्य प्रदेश के ऊपर से निकलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश का कोई भी शहर लगा लो, ठीक है, इंदौर के ऊपर से निकलेगी, तो एग्जैक्टली 12 बजे इंदौर के ऊपर होगी और फिर चली जाएगी, अगले दिन फिर 12 बजे इंदौर के ऊपर। तो ये सन टाइम मैच करती है कि जो घड़ी का टाइम है एग्जैक्टली उसी टाइम आके ये मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घूमती रहती है, ये पोल टू पोल जाती है।
क्लियर है? सन सिक्योरस सैटेलाइट्स इस तरीके से काम करती है। तो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थर्ड करंट अफेयर है आपका क्वेश्चन आर के बारे में। अब क्वेश्चन आर क्या होता है? देखो, जो आपका पार्लियामेंट का एक सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशन में एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके एमपीज, जो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, वो आपकी सरकार को क्वेश्चन कर सके। देखो, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी में आपके किसी ना किस तरीके से जो सरकार में बैठे हैं ना, वो लोगों को अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके, कि वो किसी ना किसी को जवाब देंगे। एज अ कॉमन पर्सन हमारी सरकार हमें तो कहाँ ही मिलती है, मतलब चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे हर स्टेट की सरकार हो, वो कहाँ ही तुम्हें मिलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है? तो इसी सिस्टम के अंदर ये चीज भी बनाई गई कि हमने जो अपने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोगों को चुना है, उसमें कुछ लोगों ने तो सरकार बनाई होगी, वो सरकार का पार्ट होंगे। बाकी जो ऑपोजिशन में लीडर है तो वो भी तुम्हारे ही रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारे चुने हुए लोग हैं, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वो भी। ये लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन आर आता है, ये सेंटर में भी होता है, हर स्टेट में भी होता है। ठीक है? अभी सेंटर की बात करेंगे ऑब्वियसली, पार्लियामेंट का, क्योंकि बजट सेशन सब कुछ चल रहा है तो आजकल ये चीजें आई हुई हैं। यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आर में आपके कोई भी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके किसी भी सरकार के मिनिस्टर से, मतलब जो भी उस मिनिस्टर के पास ड्यूटीज है, जैसे होम मिनिस्टर है तो होम के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, फाइनेंस मिनिस्टर से फाइनेंस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, तुम वो कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो। उस मिनिस्टर को आके फिर उन सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है? ये क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड, डिपेंडिंग कि तुम जवाब ओरली चाहते हो, रिटर्न में जवाब चाहते हो, या एक बहुत ही डिटेल्ड आंसर चाहते हो, लिखा हुआ, लिखा भी शॉर्ट में चाहते हो, जो बहुत ही डिटेल्ड में चाहते हो। इस तरीके से तुम किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर वो मिनिस्टर आता है, अगर तुमने ओरली जवाब मांगा है तो मिनिस्टर ओरली आके जवाब देगा। उसके बदले अगर तुम, जैसे मैं मिनिस्टर हूं, मैं आया, तुमने मुझसे कोई सवाल पूछा था, मैंने तुम्हें जवाब दिया, उसके बाद तुमने आगे मुझसे कोई काउंटर क्वेश्चन किया, ठीक है, मैं उसका भी जवाब दूंगा, तो एक डिबेट होने लगती है। तुम कोशिश करोगे कि मैं कॉर्नर हो जाऊं, कहीं ना कहीं फंस जाऊं अपनी बात, मैं अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी जाऊंगा। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी में, जब मैं जवाब दे रहा हूं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सारी इंडिया की आबादी में कोई भी देख सकता है, देखता कोई है या नहीं है वो अलग बात है, पर देख कोई भी सकता है। ठीक है? या अगले दिन कोई ऐसी चीज बोल दी तो ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी बनेगी, न्यूज मीडिया में भी कवर होगा, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है? तो इस तरीके से ये सारी चीजें ऑपरेट करती हैं। ये जो चीज है यही बनाती है आपके क्वेश्चन आर को। क्वेश्चन आर में यही होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन एमपीस पूछते हैं इंफॉर्मेशन सूटेबल मिनिस्टर से लेने के लिए। ठीक है? इसकी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी 1991 में। ठीक है? पर ये उस चलता बहुत टाइम से ही आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1893 में। ब्रिटिश ने एक एक्ट बनाया था 1892 में। ठीक है? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, वो जो एक्ट था उसके अंडर पहली बार क्वेश्चन पूछने की परमिशन दी गई थी। उसके बाद से क्वेश्चंस पूछने का सिलसिला शुरू हो गया, इसी कारण सबसे पहला क्वेश्चन तब पूछा गया था। ये जो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट है ना, जैसे एक क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम 150 वर्ड का हो सकता है, तो क्वेश्चन तुम 150 वर्ड भी अपने आप में बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो क्वेश्चन ही पूछना है तो 150 वर्ड भी बहुत है, तो 150 वर्ड से ज्यादा का तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है? और ये क्वेश्चन प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बहुत ही बड़े टॉपिक के ऊपर पूछ रहे हो कि इंडिया के डिफेंस का क्या हाल है। डिफेंस तो बहुत बड़ा है, तुम स्पेसिफिकली बात करो। चाइना बॉर्डर बारे जानना चाहते हो, लिखो कि इंडिया का चाइना बॉर्डर के साथ क्या रिएक्शन, क्या इनिशिएटिव चल रहा है, तो वो वही आके वो बताएगा, स्पेसिफिक हो। ठीक है? क्लियर है? और इसके बाद ये ऐसे मैंने सारे छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका पेपर आया था उसके अंदर ना ऐसे कुछ फैक्ट्स आपके इलेक्शंस और उनके रिगार्डिंग भी आए थे,
तो ये क्वेश्चन आर के रिगार्डिंग भी आ सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में ये हो चुका है कि कभी क्वेश्चन आर सरकार ने कैंसिल ही कर दिया, ठीक है, और इस बारी जैसे राज्यसभा में अभी तो क्वेश्चन आर में कोई भी ओरली जवाब ही नहीं दिया है किसी मिनिस्टर ने, तो क्वेश्चन आर को लेके काफी बार बार रेपिटेशन है करंट अफेयर में, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो इस चीज को याद रखना, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आर पिछले कोविड के चलते हुए भी क्वेश्चन आर कैंसिल किया गया था सेकेंड वेव के टाइम, पर उससे पहले आपके क्वेश्चन आर एक बार पहले भी कैंसिल हो चुका है। वो हुआ था जब आपके चाइना इंडो चाइना वॉर चल रही थी, विंटर सेशन के जो टाइम था, तब आपके ये चीज तब भी कॉल ऑफ कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने लिखी है ये डिटेल भी, चाइनीज अग्रेशन, तब विंटर सेशन को थोड़ा एडवांस कर दिया गया था, और पर तब सिटिंग शुरू ही 12 बजे होती थी, तो पहले डिस्कशन क्वेश्चन आर उससे पहले होता है, वो होता ही नहीं था, ठीक है। तो आज तक इंडियन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में 2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पे आपका क्वेश्चन आर कभी ना कभी कैंसिल किया गया, एक तो चाइनीज अग्रेशन के टाइम पे, और दूसरा कोविड के चलते हुए एक बारी, सारे सेशंस में नहीं एक ही सेशन में किया गया था, पर किया जरूर गया था, ठीक है, क्लियर है ये चीज इस तरीके से। सोनम, प्रेस और मीडिया डायरेक्टली लोकसभा राज्यसभा के अंदर नहीं अलाउड होते, अंदर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही जा सकते होते हैं, पर अगर आप उनकी कभी सिटिंग देखोगे, ऊपर ना एक ऊपर चेंबर्स होते हैं, एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम्हारा भी मन करता है कि कभी जाके तुमने डिबेट सुननी है, तुम वहां पे जाके पास अप्लाई कर सकते हो, तुम्हें भी पास मिल जाएगा, और ऊपर अब वहां पे शीशे लगे हुए हैं तो वो दिखते नहीं है वहां पे लोग बैठे हुए, पर उन शीशों के पीछे प्रेस भी बैठी होती है, और कोई भी जाके और भी कोई पर्सन इंटरेस्टेड है सुनने में, वो वहां जाके बैठ सकता है, ठीक है, अंदर नहीं तुम जा सकते हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट है एशियान। अब एशियान क्या है? एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखो जब हम दुनिया का मैप पढ़ते हैं, दुनिया को अलग अलग स्फीयर्स में पढ़ते हैं, जैसे इंडिया जो है, इंडिया और इंडिया के आसपास के एरिया को साउथ एशिया कहते हैं। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे देशों को, मालदीव, हम सबको साउथ एशिया कहते हैं। हमारे थोड़े से ईस्टर्न साइड पे ये म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सारे देश पड़ जाते हैं। ये जो 10 कंट्रीज जो ये पड़ती है ना, ये साउथ ईस्ट में है। इन सब ने क्या किया है आपस में मिलकर, मतलब ये साउथ ईस्ट में थे, इन सब ने मिलकर ना अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे कहते हैं एशिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 देश हैं, इन 10 देशों ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है। ये एसोसिएशन करती क्या है? देखो ये 10 देश वैसे अपने आप में फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी काफी छोटे हैं, पर इन्होंने दुनिया भर में, जैसे वैसे वियतनाम जैसे छोटे देश की आवाज किसने सुननी थी, ठीक है, म्यांमार की, मलेशिया की, थाईलैंड में दुनिया में किसने सुननी थी? छोटे छोटे से देश हैं और कोई ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, ना मिलिट्री ना इकोनॉमिकली, पर इन देशों ने क्या किया, अपनी कलेक्टिव वॉइस बना ली, एक ऑर्गेनाइजेशन एशियान बना के। ये क्या करते हैं, अपनी सारी पॉलिसीज इस तरीके से अलाइन करते हैं कि दुनिया में एक साथ बार्गेन कर सकें, ठीक है। और आपस में इन्होंने क्या किया है कि आपस में ट्रैवल, अपना एक दूसरे के साथ कल्चर लिंक करना, पॉलिटिक्स लिंक करनी ज्यादा बेटर बनाई हुई है, ताकि हर पर्सन महसूस करे कि वो उसी कंट्री का पार्ट है, उसी एसोसिएशन का पार्ट है। तो इन्होंने इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल, ये सारी फैसिलिटीज बनाने के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है। और बहुत ही कामयाब ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है यूरोपियन यूनियन के बाद। यूरोप ने भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन, वैसे ही एशियन है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से इनका अपना खुद का फ्लैग भी है, पूरा एशियन फ्लैग, ठीक है, जिसमें 10 साउथ ईस्ट नेशंस को एज अ स्टेक ऑफ राइस, वो जो राइस के एक एक के अकॉर्डिंग 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1961 में हुई थी,
जब थाईलैंड, फिलीपींस और आपका माले या जैसे मलेशिया कहते हैं वो आपस में आके जुड़े, ठीक है, प्रॉपरली अपने आप में, मतलब ये उससे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन थी, तब उसे एएसए कहते थे। एशियान अपने आप में 1967 में बनी, जब 5 कंट्रीज आके फिर बैठी, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारी थी, और उन्होंने एशियान डिक्लेरेशन साइन किया। क्लियर है? तो इसके साथ आपकी एशियान बन गई। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।